हेलो हाय वेलकम टू जेस क्लब। माई सेल्फ अभिषेक दुबे। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स है वो आपका 12 जून को प्रस्तावित है। ठीक है, 12 जून को प्रस्तावित है और इसी क्रम में हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं फॉर यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और हमने प्रॉमिस भी किया था कि आपका कोई भी पार्ट छूटा नहीं रहेगा। इस क्रैश कोर्स में कंप्लीट कवरेज होगा और अगर आप इसको जुडिशली फॉलो करते हैं तो मिनिमम टू मिनिमम आप 120 क्वेश्चंस एकदम सही करके आने वाले हैं। ठीक है, बट आपको ढंग से फॉलो करना होगा। ये डे सेकंड है इस क्रम में। ठीक है, और इसमें आज हम इन्वायरमेंट डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें तो एक बात क्लियर कर लेते हैं कि हमने पहले ही बताया था कि वीडियोस फ्री रहने वाली हैं। ठीक है, वीडियोस फ्री रहने वाली हैं बट पीडीएफ्स पेड होंगे। पीडीएफ्स पेड होंगे और एक मिनिमल कॉस्ट रखी गई है 250 रुपीज़ फॉर ऑल पीडीएफ। जो आपकी जितनी भी वीडियो आएंगी 60 डेज में, ठीक है, कंप्लीट कोर्स का, ये 250 रुपीज़ में आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये पेड ग्रुप मान लीजिए आपकी एक पेड ग्रुप का एक सिस्टम है। ठीक है, बस वही रखा गया है। जो लोग नहीं लेना चाहते हैं उनको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कुछ भी नहीं है। आराम से वीडियो देख के भी निकाला जा सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा आप अपना वो चाहते हैं, ठीक है, कि ढंग से थोड़ा हो जाए, तो पीडीएफ आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। उसके लिए ये नंबर दिया गया हुआ है। ठीक है, नंबर पे आप जो हमको अपना जो है पेटीएम, इसी नंबर पे फ़ोन पे या गूगल पे करके 250 रुपीज़ का पीडीएफ के लिए एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये पेमेंट करने के बाद आप हमको अपना ट्रांजैक्शन आईडी इसी नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको व्हाट्सअप पे चाहे आपके ईमेल आईडी पे जहां आप शेयर कर देंगे, आपको डेली पीडीएफ अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, फिर भी मैं तो एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि मैंडेटरी नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं तभी, अदरवाइज दैट्स ओके। ठीक है, तो आइए इन्वायरमेंट का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसमें जो क्रम बनाया गया है इस वाली वीडियो में, तो अब तक जो जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे ये इन्वायरमेंट की डेफिनेशन हो या ये एक्ट्स हो, तो सब कुछ पूछा गया है अभी तक यूपी पीसीएस द्वारा और विभिन्न परीक्षाओं द्वारा। तो उन सारी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, फालतू की चीज़ें हटा दी गई हैं। तो इन्वायरमेंट का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज इन्वायरमेंट? तो सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स। ठीक है, जो भी आपके लिविंग और नॉन लिविंग या बायोटिक या अबायोटिक एलिमेंट्स है, उनका सम टोटल और उनका आपस में इंटरेक्शन। ठीक है, एंड देयर इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंसेस ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इन्वायरमेंट, या इनका इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ इन्वायरमेंट कहलाता है। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की डेफिनेशन लगभग मिलती जुलती है। ठीक है, इकोसिस्टम और इकोलॉजी में थोड़ा थोड़ा अंतर है, वो आगे अब जब अभी तो हम सिर्फ इन्वायरमेंट वाला आज देखेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस होगा हमारा। आगे जो है अगली जो वीडियो आएगी उसमें आपको इकोलॉजी, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, वो तीन चीज़ें अगली वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने देख लिया अकॉर्डिंग टू ईपीए, दैट इज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, 1986 में आया, जिसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, ठीक है, फिजिकल और अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। ठीक है, तो ये है इन्वायरमेंट की डेफिनेशन एज पर द ईपीए एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, तो इस एक्ट को, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को अम्ब्रेला लेजिस्लेशन क्यों कहते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नोन एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हर जगह पूछा गया है। ठीक है, तो क्यों कहते हैं? तो इसके तहत, ठीक है, ये आपके जो एक्ट दिख रहे हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से, चाहे वाटर हो, एयर हो, सारे इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये दोनों इसके अंतर आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहते हैं। ये एक्ट लाया क्यों गया? तो एक जो है इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। ठीक है, ये यूएन की कॉन्फ्रेंस थी, यूएन ह्यूमन इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस, यूएन ह्यूमन इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जिसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि स्टॉकहोम में हुई थी 1972 में, और इन्वायरमेंट के क्षेत्र में पहली एक ऐसे कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, तो इसके पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एक्ट 1986 लाया गया। और लाया कब गया? और बेसिकली जो आपका भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसके बाद जो है इसको इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, 1986 में भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, इसमें कौन सी गैस रिलीज हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड यहाँ से रिलीज हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस कब हुई थी वो बताइए। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस या ह्यूमन एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएन की 1972 में। इसके बाद एक होता है बर्टलैंड कॉन्फ्रेंस।
ठीक है, बर्टलैंड कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये 1987 की है, ठीक है, 1987 में होती है। और यहाँ पे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मसौदा उठाया गया या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिस्कस किया गया, कहाँ पे, बर्टलैंड कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, यहाँ पे इसको डिस्कस किया जाता है, ठीक, कहाँ पे, बर्टलैंड कॉन्फ्रेंस 1987 को, ठीक है। और इसी कॉन्फ्रेंस में एक थीम दिया गया, इसका थीम क्या था कॉन्फ्रेंस का, तो इस कॉन्फ्रेंस का थीम था आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है पहली जो है अर्थ समिट होती है, फर्स्ट अर्थ समिट 1992 में होती है, ठीक है, फर्स्ट अर्थ समिट 1992 में होती है। कहाँ पे होती है, रियो में होती है। रियो कहाँ पे है, ब्राजील में, ठीक है। इस समिट के बाद, इस समिट का अहम मुद्दा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही था, ठीक है। यहाँ पे तो ये जो है बर्टलैंड में ये इसको डिस्कस किया गया, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रपोज किया जाता है अर्थ समिट ऑफ 1992 में। और इसमें कई जो है इंस्टीट्यूशन भी निकल के आते हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे, बस आपको एक क्रम बता रहे हैं कैसे कैसे, पहले स्टॉकहोम, फिर बर्टलैंड, फिर फर्स्ट अर्थ समिट 1992। और फर्स्ट अर्थ समिट में डिसाइड किया जाता है कि 5 साल बाद इसका रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि 5 साल बाद रिव्यू किया जाएगा, इसको रियो +5 बोलते हैं। पहले तो रियो में हुई थी ब्राजील में, रियो +5 जो हुआ 5 साल में 1997 में हुआ, ये कहाँ पे होता है, ये न्यूयॉर्क में होता है, ठीक है, न्यूयॉर्क में होता है। उसके बाद जो है 5 साल और बाद, या रियो +10 जिसको कहते हैं, रियो +10, ये कहाँ पे होता है, 2002, यानी 1992 से 10 साल अगर जोड़ दें तो 2002 में होता है। और ये जोहानिसबर्ग में होता है, अफ्रीका में, ठीक है, जोहानिसबर्ग में। और इस कॉन्फ्रेंस में भी मेन मुद्दा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही था। उसके बाद रियो +20 होता है, रियो +20, ये जो है 2012 में होता है। ये फिर जो है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में होता है, ठीक है। तो ये जो है 4 अर्थ समिट थी, तो आप ये क्रम याद रखेंगे, 4 समिट थी, किसमें क्या क्या हुआ अभी आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले जो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में होता है। इसी कॉन्फ्रेंस से आपका UNEP निकल के आता है, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो कि इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ पड़ता है, तो नैरोबी पड़ता है केन्या में, ठीक है, इसी कॉन्फ्रेंस से। उसके बाद बर्टलैंड कॉन्फ्रेंस होता है 1987 में, ठीक है। उसके बाद जो है इसका थीम होता है आवर कॉमन फ्यूचर। उसके बाद अर्थ समिट फर्स्ट होती है रियो में, ठीक है, कहाँ पे, ब्राज़ील में 1992 में। उसके बाद रियो +5 होता है 1997 में न्यूयॉर्क में। रियो +10 होता है 2002 में जोहानिसबर्ग अफ्रीका में। और रियो +20 होता है 2012 में रियो डी जेनेरियो में। और इसका जो थीम था फ्यूचर वी वांट, रियो +20 का फ्यूचर वी वांट इसका थीम था। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे बार बार, ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं, तो जो 6 लॉज हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया, उनको देख लेंगे, बस आप इनका ईयर याद रखेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, ठीक है, इनका आपको ईयर याद रखना है। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, तो 1986 में आया। रिस्पॉन्स क्या था, किस रिस्पॉन्स में आया, तो भोपाल गैस त्रासदी याद रखेंगे, ठीक है, भोपाल गैस, ठीक है। और किसके तहत आया था, मतलब किस चीज़ को लागू करने के लिए, तो जो आपके स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी या ह्यूमन इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस 1972 हुआ था, इसके प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए आया था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। हमारे पास WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था ही, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का काम था बस वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। आप देखते होंगे कि इसमें 6 शेड्यूल है, ठीक है। जैसे साइट्स के अंतर्गत आते हैं 6 शेड्यूल, इसी तरह इसके अंतर्गत भी 6 शेड्यूल है, ठीक है। तो ये बस वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता था। इसमें क्या था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में कि जो फॉरेस्ट लैंड है नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए किसी को अलोकेट करना है, ये सारी चीज़ें इसके तहत लाई गई, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 के तहत, ठीक है। उसी बीच में जो है 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आता है। इसमें 6 शेड्यूल हैं, पहले में जो है पहले दूसरे में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 है, ठीक है। और ये इसको जो है अम्ब्रेला लेजिस्लेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये वाले एक्ट जो है वाटर और ये एयर वाले दोनों जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आते हैं। और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। तो आप वाटर वाला एक्ट देखेंगे तो याद रखिएगा वाटर के लिए 1974 और एयर के लिए जो है एयर पॉल्यूशन के लिए 1981,
ठीक है, ये याद रखेंगे। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो ब्रिटिश टाइम में आया था वो 1927, एक एक्ट तो 1800 कुछ में ही आया था, लेकिन जो पहला जो एक्ट जो था जो जिसमें कुछ बात थी, ठीक है, वो एक्ट था 1927 को, इसको फर्स्ट एक्ट भी मानते हैं, ठीक है, लेकिन फर्स्ट नहीं है एज सच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिजिकल ये अबायोटिक कंपोनेंट्स होते क्या हैं, अबायोटिक या फिजिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे सॉयल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं या फिजिकल कंपोनेंट। बायोटिक कौन से होते हैं, प्लांट हो गए, ह्यूमन हो गया, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट की कैटेगरीज में आते हैं। एनर्जी कंपोनेंट्स में सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी एक्सेट्रा सारी चीज़ें आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बहुत ही जितना आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है अभी तक, इसमें से कम एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बस इतने में से। तो आप हर चीज़ को नोट डाउन करिए, वीडियो को रोक के पॉज करके जैसे भी है इन चीज़ों को लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या है, कैसे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, होता क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट, जो आज की नीड को मीट करने के लिए या जो आपकी आज की आवश्यकताएं हैं उसको कैसे पूरा करने के लिए हम अपने फ्यूचर जनरेशन, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उनके लिए जो है हम ऐसा बना के जाएं कि उनके लिए भी चीज़ें बची रहें। ठीक है, तो इसका सीधे से कॉन्सेप्ट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट दियर ऑन नीड्स, कि उनके लिए भी कुछ बचा रहे, उनके लिए सब ऐसा मत खत्म कर दो सारा जो है प्राकृतिक संसाधन जो है, कोयला हो गया, जो तेल वगैरह हो गया, इतना अब दोहन कर दो उसका कि वो खत्म हो जाए, कि उनके लिए कुछ बचे ना, बस वो एक जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ढेर बचा रहे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब किसी चीज़ को इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट के साथ यूज करना। ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, तो उसमें आप इन्वायरमेंट को ध्यान में रखें कि इन्वायरमेंट का ज़्यादा लॉस ना हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। जैसे आप फ्यूल की बात कर लें तो हम जो है रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करेंगे, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, हाइड्रोजन फ्यूल की बात करेंगे, ये सारी चीज़ों को अभी जब हम ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं तो ये सस्टेनेबल जो है फ्यूल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से बात करें। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज डिस्क्राइब्ड बाय 1987, जो अभी हमने पहले बात की थी, बर्टलैंड कमीशन में। ठीक है, जिसको और किस नाम से जानते हैं बर्टलैंड कमीशन को, 1987 वाले को नाम को, तो वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसको WECD कहते हैं, बर्टलैंड कमीशन। ठीक है, इसका थीम था आवर कॉमन फ्यूचर। इट वॉज हाईलाइटेड ड्यूरिंग क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे डिस्कस हुआ था पहली बार। हाईलाइट कब हुआ, तो जो आपकी अर्थ समिट हुई थी 1992 की ब्राज़ील में, रियो कॉन्फ्रेंस जिसको कहते हैं, इसमें हाईलाइट की गई, और इसके आउटकम में एजेंडा 21, UNFCCC, ठीक है, और क्या आया, CBD निकल के आता है इसके आउटकम में, ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं किसके, अर्थ समिट के। ठीक है, और यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहता है, कहाँ पे, जोहान्सबर्ग का जो Rio+10 वाला है, इसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही मेन टॉपिक रहता है। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट करना है, ये हम Rio+20 जो कि फिर से रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में होता है, यहाँ पे करते हैं 2012 में। ठीक है, और फाइनली जो है हम 30 गोल व 17 गोल जो है जिनको 2030 तक पूरा करना है, ये हम 2015 में अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, 2015 में। इससे पहले MDG आए थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये 8 थे, ये भी याद रखिएगा। 17 गोल जो SDG हैं, इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आए थे, 8 थे। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो आप देख रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, सस्टेनेबल नेचुरल बिल्ड इन्वायरमेंट होना चाहिए, इक्विटेबल सोशल इन्वायरमेंट होना चाहिए, यानी इकोनॉमिक्स सफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, सोशल नेचुरल कम्युनिटी होना चाहिए, वायबल नेचुरल इन्वायरमेंट होना चाहिए। मतलब सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको सस्टेनेबली हर चीज़ का यूज करना है, बस इतना सा कहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर और कार्बन साइकिल होता क्या है, तो आप जानते हैं कि द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मैटर दैट कीप प्लेस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर इन साइक्लिक मैनर, यानी चलते रहने वाले मैनर में, तो इसको जो है वाटर और कार्बन साइकिल ऑफ नेचर कहते हैं। ठीक है, CO2 जो है रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में नंबर ऑफ वेज में, कई तरीके से, लाइक रेस्पिरेशन से होता है, वॉल्केनिक इरप्शन से होता है, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से होता है, जैसे आप कोयले जला रहे हैं, मोटरसाइकिल में तेल डाल रहे हैं, गाड़ियों में तेल यूज़ कर रहे हैं, तो इससे सबसे जो है आपका CO2 रिलीज होता है और भी ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स, यानी जो ऑटोट्रॉपिक मतलब जो स्वयं से खुद का भोजन बनाए, टेक्स CO2 ग्रहण करते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर फॉर सिंथेसाइजिंग, फूड को सिंथेसाइज करने के लिए। कार्बन इज अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म ऑन अर्थ। ठीक है, तो इसमें 2 फॉर्म्स होते हैं, एक तो आपका एलिमेंटल फॉर्म में अवेलेबल है, एक कंपाउंड फॉर्म में है। एलिमेंटल यानी एलिमेंट के रूप में, जैसे कोल हो गया, डायमंड हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, ग्रेफाइट हो गया।
ठीक है। तो ग्रेफाइट जो है ये 2D स्ट्रक्चर है का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंपाउंड में जैसे CO2 हो गया, ठीक है, उसके बाद कार्बोनेट्स हो गए, हाइड्रोकार्बोनेट्स हो गए, ये कंपाउंड के रूप में आपको कार्बन मिल जाते हैं, ठीक है। सोलर रेडिएशन से क्या हो, सोलर रेडिएशन का क्रूशियल रोल कहाँ होता है, तो ये वाटर साइकिल में होता है। वाटर साइकिल में क्यों होता है, क्योंकि पानी को इवेपोरेट करके कंडेंस करके फिर से प्रेसिपिटेशन कराना, फिर कलेक्ट करना, ये जो वाटर साइकिल है ये पॉसिबल है सोलर रेडिएशन के ही वजह से। अगर सोलर रेडिएशन नहीं होता तो ये प्रक्रिया होती ही नहीं वाटर साइकिल वाली, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये जो इवेपोरेट हो रहा है पानी, ये जो धूप लग रही है, रेडिएट हो रहा है पानी, गर्म हो रहा है, तभी तो इवेपोरेट हो रहा है। अगर गर्म नहीं होगा तो ये नीचे की तरफ सिंक होगा, क्योंकि हैवी हो जाएगा। जब गर्म होगा तो वो लो हो जाएगा, लो उसका वेट कम होता है, वो इवेपोरेट होता है, फिर जाके कंडेंस होता है, ठीक है, कंडेंस होता है। और जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी इनकी कैरिंग कैपेसिटी, जो ड्रॉपलेट्स जो बनते हैं यहाँ पे, उनकी कैरिंग कैपेसिटी रीच कर जाती है, तो वो पर्सिपिटेशन के रूप में फिर से ज़मीन पे गिर जाते हैं, ठीक है। फिर वही प्रोसेस चालू रहता है, इसको वाटर साइकिल बोलते हैं, ठीक है। कार्बन साइकिल में आप देख रहे हैं कि जो है फोटोसिंथेसिस के लिए जो है सन से ये एनर्जी ले रहा है प्लांट, ठीक है। फिर जो है ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है ये, और एनिमल जो है ह्यूमंस को ऑक्सीजन देता है, एनिमल रेस्पिरेशन से कार्बन निकल रहा है, प्लांट रेस्पिरेशन से कार्बन निकलता है, ठीक है, फैक्ट्रीज से निकलता है। तो कई तरीके के होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग वगैरह से, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। ह्यूमिडिटी क्या होती है, तो ह्यूमिडिटी इज द मेजर ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट का मेजरमेंट इन द एयर ह्यूमिडिटी कहलाती है, ठीक है, कि कितना ह्यूमिड है। ज़्यादा ह्यूमिड हो जाएगा, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी रीच कर जाती है तो बारिश होने लगती है, ठीक है। मेजरिंग डिवाइस कौन कौन सी होती हैं ह्यूमिडिटी के लिए, तो एक तो हाइग्रोमीटर है, जो आपसे बार बार पूछता है, हाइग्रोमीटर, ठीक है। पेपर्स में बार बार हाइग्रोमीटर ही पूछा जाता है। ये क्या मेजर करता है, तो ये ह्यूमिडिटी मेजर करता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी मेजर करता है। दूसरी डिवाइस जो है साइक्रोमीटर है, साइक्रोमीटर, ये भी ह्यूमिडिटी मेजरमेंट के लिए काम में आता है, ठीक है। दोनों ध्यान रखेंगे आप, ठीक। चलिए, फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स, जो रूट हेयर्स क्या होते हैं, तो रूट हेयर्स इन द प्लांट्स में उनका फंक्शन क्या होता है, ये बात करते हैं हम, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ आपको जानना नहीं। जैसे आप सीडलिंग्स हैं, छोटे छोटे जो बीज आप किसी चीज़ की बोते हैं, ठीक है, तो आप देखे होंगे कि जब बीज आप मिट्टी में डालते हैं या ऐसे भी स्प्राउट करने के लिए आप पानी में भिगो के रखते हैं, स्प्राउट जो सीड्स खाते हैं दाल वगैरह, ठीक है, प्रोटीन के लिए, तो स्प्राउट करने के लिए आप रखते हैं, तो देखते हैं कि उनका ऊपर का जो पेक्टिन का कवर होता है, जो उनका कवर ऊपर का होता है सीड्स के ऊपर, ये जो कवर होता है उसको, वो पेक्टिन का बना होता है, ठीक है, पेक्टिन का बना होता है कवर, तो वो फट जाता है और उससे जो है जर्मिनेट होता है प्लांट, ठीक है। जो जर्मिनेट, एक तो जो है सीड के जो जर्मिनेशन वाला ऊपर जो है प्लांट का तना ऊपर की तरफ जाता है, और एक नीचे की तरफ जाता है। नीचे जो है रूट होता है, ऊपर जो है प्लांट होता है, ठीक है, सीड से ऐसे निकल के इस तरह से। तो ये जो नीचे की तरफ जड़ जाती है, तो इसमें छोटे 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 हेयर्स होते हैं, ठीक है। इन हेयर्स का काम होता है कि जो है मिनरल और न्यूट्रिएंट जो है सॉइल से ट्रांसपोर्ट करें टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से जो है मिनरल और वो न्यूट्रिएंट जो है ट्रांसफर करते हैं प्लांट में ग्रो होने के लिए, ठीक है। तो ये धीरे धीरे ग्रो होकर पौधा बनता है, ठीक है, इस तरह से। इन रूट्स का यही काम होता है। बाद में ये रूट्स खत्म हो जाते हैं और ये मोटे हो जाते हैं, शुरू में बहुत बारीक होते हैं, और ये सेलुलोज के बने होते हैं, सेलुलोज के, ठीक है। और पेक्टिन का तो ये कवर होता है, लेकिन पेक्टिन की हल्की सी मात्रा यहाँ भी होती है पेक्टिन की, ठीक है। तो आपसे जब भी पूछे कि जो सीड का कवर होता है इज मेड अप ऑफ, तो इज मेड अप ऑफ पेक्टिन, ठीक है। और ये जो प्लांट के जो रूट्स होते हैं ये सेलुलोज के बने होते हैं और हल्की मात्रा पेक्टिन की भी होती है, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, तो वो बता ही दिए कि न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को जो है वाटर को पौधे के तने तक पहुंचाते हैं, जिससे ये ग्रो हो सके, ठीक है, ग्रो हो सके। तो कई बार ऐसा होता है कि आप देखे होंगे कई ऐसे जो हैं प्लांट्स हैं जिनकी नर्सरी पहले लगाई जाती है, नर्सरी लगा के फिर इनको जो है शुरू में यहाँ पे तो सीड से जर्मिनेट किया जाता है, थोड़ी सी बड़े हो जाते हैं तो इनको ट्रांसफर करके रीट्रांसप्लांट किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। ट्रांसप्लांट करते समय कुछ जो ये रूट्स हैं ये टूट जाते हैं, तो जब यहाँ पे इनको ट्रांसप्लांट किया जाता है तो ये ढंग से वो जमते नहीं है और इनकी जो लीव्स आती हैं वो ब्राउन हो जाती हैं और प्लांट अल्टीमेटली डेड हो जाता है, ठीक है। तो ये पूछा है कि जो है जो रूट हेयर्स का क्या काम होता है पौधों में, ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ये तो बात कर ली, अब हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर क्या है, तो एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या है, आपके आसपास का जो वातावरण है उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, एयर होती है, ठीक है, एयर होती है एटमॉस्फेयर में। तो ये क्वेश्चन आएगा कि एयर इज मेड अप ऑफ, तो एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है। एयर क्या है, तो एयर मिक्सचर ऑफ गैसेज है, ठीक है। और कौन कौन सी गैसेज होती हैं आपके एटमॉस्फेयर में, तो सबसे ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर में कंटेंट है
वो नाइट्रोजन का होता है 78.08%। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना होता है? 78.08%, लगभग 78% सिर्फ तो नाइट्रोजन ही होती है, और 20.95 यानी 21% के आसपास क्या होता है? आपका ऑक्सीजन होता है। तो आप देख लीजिए, ये 9, ये 9, 99% दोनों तो यही कवर कर ले रहे हैं, ठीक है। 99% के आसपास, थोड़ा सा कम है 98.99% के आसपास सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपके एटमॉस्फेयर की गैसेस का, ठीक है। और जो बाकी हैं वो सबसे तीसरा बड़ी जो गैस है वो आर्गन है। आर्गन जो है लगभग 1% के पास 0.093% के पास जो है कवर करती है। तो ये नंबर भी याद रखेंगे। और थर्ड मोस्ट जो गैस है हमारी एटमॉस्फेयर में वो आर्गन है। और आर्गन कैसी है? नोबल गैस है, जिसको आप अक्रिय गैस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का जो है परसेंटेज आप जरूर याद रखेंगे, 0.038%, लगभग 0.04%, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि 0.038% या 0.04%, ठीक है, इस तरह से पूछ सकता है। तो दोनों सही हैं, ठीक है। तो फोर्थ जो मोस्ट गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ठीक। उसके बाद जो है नियॉन है। नियॉन भी, तो इनका परसेंटेज याद नहीं करना है नियॉन वगैरह का, बस ये जानिए कि नियॉन भी नोबल गैस है, हीलियम भी नोबल गैस है, क्रिप्टॉन भी नोबल गैस है और जेनॉन भी नोबल गैस है, ठीक है। तो नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं वो जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा एविडेंट नोबल गैस है वो आर्गन है, वो जरूर ध्यान रखेंगे। और जो सबसे ज़्यादा है वो नाइट्रोजन है, सेकंड पे ऑक्सीजन है, थर्ड पे आर्गन है, फोर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे अर्थ के क्रस्ट में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं। ये तो हमने एटमॉस्फेयर वाला देख लिया। क्रस्ट में क्या क्या मिलता है? तो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा आपको 46.6% सिर्फ ऑक्सीजन मिलता है। दूसरा जो नंबर है बिगेस्ट, सेकंड बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है जो आपकी क्रस्ट का, वो है सिलिकॉन, 27.7, लगभग 28% के आसपास। थर्ड जो है वो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम 8% के आसपास है। उसके बाद फेरस मेटल्स होते हैं जिनको आयरन आप कहते हैं, 5% के आसपास। तीसरे नंबर पे कैल्शियम है 3.6% के आसपास। उसके बाद जो है सोडियम आता है 2.8% के आसपास। सोडियम के बाद जो है आपका पोटेशियम है 2.6%। उसके बाद मैग्नीशियम है 2.1% के आसपास। तो ये दोनों जो है, खासकर ये शुरू के जो है 4, ये यहाँ से और ये यहाँ से, ये कम से कम इतना जो है, ये इतना आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, और ये जो याद रखेंगे कि आपसे यही पूछेगा कि एयर इज मेड अप ऑफ, तो एयर इज मेड ऑफ, एयर इज, तो पूछेगा व्हाट इज एयर, तो एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेज, मिक्सचर ऑफ गैसेज, ठीक है। बस इतना याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे। इनको अडॉप्ट करने के लिए जो मसौदा तैयार किया गया वो 2012 की जो रियो डी जेनेरियो में कॉन्फ्रेंस हुई थी, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको रियो +20 कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिया गया कि हमको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है लाने हैं, ठीक है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाने हैं। फाइनली इनको अडॉप्ट किया गया 2015 में, किनको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, ठीक है। तो इसमें आप बस एक बार याद रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स याद रखेंगे क्योंकि यूपीपीसीएस 3 बार पूछ चुका है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, नंबर ऑफ कौन सा गोल है, क्या है, ठीक है। तो शुरू के 6 तो याद रख लें आप किसी भी तरह से, ठीक है। उसके बाद जो है ये तो आप याद ही रखेंगे, और ये लास्ट वाले 2 याद रख लें, ठीक है। इतने गोल आपको याद रखने हैं चाहे जैसे, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन भी याद रखेंगे। तो पहले नंबर का गोल है ये पावर्टी जो है, पावर्टी को खत्म करना है, नो पावर्टी, ठीक है। तो इंड पावर्टी इन ऑल फॉर्म्स, इंड पावर्टी इन ऑल फॉर्म्स, ठीक है, ऑल फॉर्म्स, सभी जो है रूपों में इसको खत्म करना है। दूसरा गोल है जीरो हंगर का, तो जो है हंगर को खत्म करना है। तीसरा गोल है गुड हेल्थ एंड वेलबींग का। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा है जेंडर क्वालिटी इक्वलिटी। छठे नंबर का गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7वें नंबर का गोल है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ये 7वें नंबर वाला गोल आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। यही शायद जो है 6वां या 7वां पूछा भी था। गोल नंबर 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9 नंबर पे है इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 नंबर पे है रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी असमानताओं को जो है खत्म करना है, ठीक है। 11 नंबर पे सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज, जैसे जो हम स्मार्ट सिटीज़ की बात कर रहे हैं आज, तो स्मार्ट सिटीज़ में हमारा एक मुख्य वो है कि हम सिटीज़ को सस्टेनेबल बनाएं। तो सिटीज़ को सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं कि सिटीज़ में ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ हो, वो भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेज और सीएनजी वाली बसेज हों, ठीक है।
इस तरह का जो है कार्यक्रम, ठीक है। 13 नंबर पे क्लाइमेट एक्शन है, 14 नंबर पे लाइफ बिलो वाटर है और 15 नंबर पे लाइफ ऑन लैंड है, ठीक है। मतलब यहाँ पे फिशरीज को इनको जो है प्रोटेक्ट करना, समुद्र को प्रोटेक्ट करना। 16 नंबर पे पीस जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस है। 17 नंबर पे पार्टनरशिप फॉर द गोल्स है, ठीक है। तो ये कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तीसरी जो है एसडीजी इंडिया इंडेक्स लॉन्च किया गया है और एक डैशबोर्ड भी लॉन्च किया गया है जिसको टाइटल दिया गया है 2020 और 2021। लॉन्च कौन करता है? नीति आयोग। किसके सहयोग से? यूनाइटेड नेशंस के सहयोग से। और ये तीसरा है, पहला लॉन्च हुआ था 2018 में, ठीक है, 2018 में, ठीक है। 2015 में यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, ठीक है, यूएनजीए ने अडॉप्ट किया था 2030 में 2030 एजेंडा। तो 2030 एजेंडा क्या है? तो ये आपके जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको 2030 तक पूरा करना है। इसी को जो है 2030 एजेंडा कहते हैं, ठीक है। और ये 2030 तक पूरा करना है। अडॉप्ट कब किया गया था? अभी बताया था हमने कि 2015 में अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये वाला जो इंडेक्स है अब इसकी बात करते हैं। तो ये इंडेक्स जो कवर करता है 115 इंडिकेटर, कितने टोटल हैं? 169 हैं। तो 115 को कवर कर रहा है, ठीक है। और 16 गोल, 17 में से 16 गोल्स को कवर कर रहा है, ठीक है। तो बस ये याद रखिएगा। इससे पहले वाला जो सेकंड था उसमें काफ़ी कम था, बहुत बढ़ा है, ठीक है, काफ़ी इन्होंने बढ़ाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इंडिकेटर्स जो है टोटल 300 के आसपास हैं, 300 कुछ हैं, 301 के आसपास। और 70 टारगेट जो है 169 में से 70 टारगेट्स, ठीक है, ठीक है। इंडियाज ओवरऑल स्टेज जो इंडेक्स है, स्कोर है, ठीक है, इस वाले इंडेक्स में इंडिया का ओवरऑल जो स्कोर है वो 6 पॉइंट से बढ़ गया है, ठीक है, 6 पॉइंट से बढ़ गया है। 2019 में 60 था, अभी 66 हो गया। कितना हो गया? 66 हो गया, ठीक है। करंटली देयर आर नो स्टेट्स एंड यूटीज इन एस्पिरेंट और अचीवर कैटेगरी में कोई जो है स्टेट नहीं है, ठीक है। कि आप 4 कैटेगरीज में निकाला जाता है, एस्पिरेंट, ठीक है, फिर अचीवर, उसके बाद परफॉर्मर, उसके बाद फ्रंट रनर, यानी फ्रंट रनर सबसे आगे होता है, ठीक है। तो इसमें दोनों में कोई नहीं है, सब जो है परफॉर्मर और फ्रंट रनर कैटेगरी में आ चुके हैं, ठीक है। काफ़ी विकास हुआ है, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंप्रूवमेंट किस किस क्षेत्र में दिखा है? तो क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में, अब रेन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी विकास हुआ है इंडिया में, तो वो सारी चीज़ें क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में, अर्बन डेवलपमेंट में और हेल्थ में, ठीक है। आपका इसमें मेन जो है नेशनल हेल्थ मिशन जो आयुष्मान भारत है उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। डिक्लाइन कहाँ कहाँ पे हुआ है? तो इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 ये रिपोर्ट में लिखा है, ठीक है, हम नहीं बोल रहे हैं। केरला ने टॉप किया है, लगातार यही टॉप कर रहा है केरला। तो केरला ने टॉप किया है, इसका स्कोर है 75। उसी के साथ तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश, ये दोनों जो हैं 72 पॉइंट्स के साथ, कौन कौन से? तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश जो है सेकंड नंबर पे हैं। दोनों का स्कोर सेम है, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, याद रखिएगा। तो 3 स्टेट्स आप जान लिए, केरला ने टॉप किया है, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश का स्कोर 72-8 है, एक दोनों का सेम है, ठीक है, दोनों का सेम है। तो ये दोनों सेकंड पे हैं, ठीक है, कंपोजिट रैंकिंग इनकी सेकंड है, ठीक है। और ये फर्स्ट पे है केरला, याद रखिएगा, केरला जो है फर्स्ट पे है। चलिए, ठीक, बिहार, झारखंड और असम ये वर्स्ट परफॉर्मर है। तो सबसे ज़्यादा खराब परफॉर्म किसने किया है? तो सबसे ज़्यादा जो है ये लास्ट पे हैं बिहार, उसके बाद सेकंड लास्ट हैं, सेकंड लास्ट जो हैं ये झारखंड है, उसके बाद जो है थर्ड लास्ट पे ये आपका थर्ड लास्ट, नीचे से देख रहे हैं थर्ड लास्ट पे असम है, यानी ये वर्स्ट परफॉर्मर है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट कहाँ पे हुआ है तो वो आप देखेंगे मिज़ोरम और कहाँ? और हरियाणा में, ठीक है। ये इम्प्रूवमेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुई है, ठीक है, मिज़ोरम और हरियाणा में, ठीक। तो ये बिगेस्ट गेनर हैं इस वाले ग्रुप में। यहाँ की जो आपको कुछ देखना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना तो यूपी का कहीं नाम दिख रहा है आपको, ना तो बिहार को। देखिए, नो पॉवर्टी में तमिलनाडु फर्स्ट पे है, जीरो हंगर में केरला, गुड हेल्थ में गुजरात, क्वालिटी एजुकेशन में केरला, जेंडर इक्वलिटी में छत्तीसगढ़ को मिला है स्थान, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी में, ठीक है। क्लीन एंड वाटर सैनिटेशन में गोवा, तो जो है फर्स्ट स्टेट भी है गोवा, ठीक है, हर घर जल वाला, ये भी याद रखिए। क्लीन वाटर सैनिटेशन में गोवा जो है टॉप किया है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में हिमाचल प्रदेश, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में गुजरात, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई
गेस भी कर सकते हैं कि जो दूसरी रिपोर्ट है या इंडस्ट्री वाली रिपोर्ट है तो उसमें पहले नंबर पे कौन है, तो यहाँ पे आपको गेस करके मारेंगे तो लगभग सही हो जाएगा। रिड्यूस इनइक्वालिटी में मेघालय ने, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ में पंजाब, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड जो है प्रोडक्शन के लिए त्रिपुरा, क्लाइमेट एक्शन के लिए उड़ीसा, लाइफ बिलो वाटर के लिए उड़ीसा, लाइफ ऑन लैंड के लिए अरुणाचल प्रदेश, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के लिए उत्तराखंड को जो है प्रथम श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो ये आप एक याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस अभी हमने बात ही की थी कि पहला एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस था, तो ह्यूमन एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस इसको कहते हैं। ठीक है, इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को। ठीक है, तो अगर स्टॉकहोम कन्वेंशन पूछ दिया तो वो दूसरा है। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन दूसरा है, कॉन्फ्रेंस। कन्वेंशन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये टर्म जरूर याद रखिए। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 का एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इसको ह्यूमन एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन भी कहते हैं। इसी के थ्रू यूएनईपी दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1972 में, और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है। ठीक है, केनिया में है। चलिए, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स पुटिंग एनवायरमेंटल कंसर्न ऑन द ग्लोबल एजेंडा। ठीक है, इट रिजल्टेड इन द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन विच कंटेन्ड प्रिंसिपल एंड एक्शन प्लान कंटेनिंग रिकमेंडेशन फॉर एनवायरमेंटल पॉलिसी, और इसी के तहत हमारी 1986 का ईपीए यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है लागू किया गया, इसी की पॉलिसीज को लागू करने के लिए। और जो वो अगर तुरंत जो है इमीडिएट कॉज बोले तो भोपाल गैस केस वाला था, गैस केस। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत जो है ये ईपीए 1986 लॉन्च किया गया, ये कमेंट में बताइए। ठीक है, यूएनईपी was set up in 1972 at the response of Stockholm Conference, ठीक है, to serve the catalyst in developing and coordinating an environmental focus in programs of other organizations। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए ये कैसे जाएगा भाई, ये तो जा नहीं रहा। द अर्थ समिट, ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद आपने देखा ही था कि 1987 में आता है रॉटरडैम कह रहे हैं, सॉरी, बर्टलैंड कमीशन की रिपोर्ट आती है 1987 में। बर्टलैंड कमीशन की रिपोर्ट आती है। ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेन मुद्दा रहता है, और इसका जो है थीम होता है आवर कॉमन फ्यूचर। ये याद रखिएगा, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हम आते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर पे, जो आपकी अर्थ समिट होती है 1992 की रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। कहाँ पे? ब्राज़ील में। रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है? ब्राज़ील में है, और ब्राज़ील की कैपिटल है ब्रासिलिया। ठीक है, दिस वाज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ बर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट ऑफ 1987। ठीक है, यही वाली जिसका ये आवर कॉमन फ्यूचर थीम रहता है। द रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस वर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। जो अर्थ समिट हुई थी, इससे ये कुछ इंस्टीट्यूशन और डॉक्यूमेंट्स बने। ठीक है, तो इससे जो है आपका फ्रेमवर्क आता है, किसका? फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जैसे यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज किससे आता है? आपका अर्थ समिट 1992 से। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज लॉन्च्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अर्थ समिट, तो 1992 का दे देगा, 2012 का दे देगा, 2002 का दे देगा, तो आपको 1992 रियो डी जेनेरियो मारना है। ठीक है, उसके बाद इसी के तहत आता है CBD, दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। स्टेटमेंट ऑन फॉरेस्ट प्रिंसिपल भी इसी के तहत आता है। रियो डिक्लेरेशन और एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 का मेन फोकस क्या था, ये पूछेगा आपसे। ठीक है, तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक, तो ये तो फर्स्ट अर्थ समिट थी। सेकेंड अर्थ समिट होती है 5 साल बाद, रिव्यू के लिए 5 साल बाद होती है, जिसको रियो +5 बोलते हैं। ठीक है, 5 साल बाद होती है, और ये न्यूयॉर्क में होती है, न्यूयॉर्क USA में होती है। ठीक है, सेकेंड अर्थ समिट। ठीक, तो कब होती है सेकेंड अर्थ समिट? जब 1992 में ये हुआ, तो 1992 और 5 कितना होगा? 1997 होगा। ठीक है, 1997 में न्यूयॉर्क में सेकेंड अर्थ समिट होती है, जिसको रियो +5 कहते हैं। ठीक है, उसके बाद रियो +5 के बाद, ठीक है, 1997 में एक और इम्पॉर्टेंट समिट होती है, जो अर्थ समिट से रिलेटेड नहीं है। जो रिलेटेड किससे है? तो CBD से रिलेटेड है, कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज से रिलेटेड है। उसको बोलते हैं हम क्योटो प्रोटोकॉल। ये आउटकम था मरक्केश, जो है जो वो क्या नाम है, मरक्केश जो ट्रीटी हुई थी, उसका आउटकम था ये। कौन सा? क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, मरक्केश याद रखिएगा। और ये फोर्स में कब आया था? 2005 में। डिटेल्स रूल्स एंड प्रोटोकॉल वेर अडॉप्टेड। क्योटो प्रोटोकॉल के लिए डिटेल रूल और प्रोटोकॉल कब अडॉप्ट किया गया था? तो COP7 जो हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इन मराकेश इन 2001। ठीक है, COP7 कहाँ हुआ था?
पूछ लिया तो मराकेश में हुआ था, ठीक है। और इसका आउटकम क्या था, तो क्योटो प्रोटोकॉल्स के लिए रूल बनाया था इसने, ठीक है। और मराकेश में हुआ था 2001 में हुआ था, ठीक है। COP7 कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन CBD, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल लॉन्च होता है 2005 में, और इसका जो पहला फेज होता है ये 2005 से 12 तक होता है। और इसमें जो टारगेट होता है कि इमिशन को 5% कम करना है, ठीक है, 5% कम करना है, ठीक है। और दूसरा फेज होता है 2013 से 20 तक, और इसमें 18% जो है कम करना है बाय द इंडस्ट्रियल कंट्रीज, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए टारगेट नहीं होता, इंडस्ट्रियल कंट्रीज के लिए होता है, ठीक है। चलिए, डेवलप्ड कंट्री के लिए नहीं होता, रिडेवलपिंग के लिए नहीं होता, डेवलप्ड के लिए होता है, ठीक है। तो ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल अब पूछेगा, क्योटो प्रोटोकॉल कब समाप्त हुआ, तो 2020 में समाप्त हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल की जगह पे अब हमारे लिए क्या काम कर रहा है, कौन सी जो एग्रीमेंट काम कर रहा है, तो पेरिस एग्रीमेंट जो आपका 2015 का है, ये क्योटो प्रोटोकॉल की जगह इसने ले ली है, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट का आउटकम जो है आपका गुड़गांव में एक ISA है, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। ये पेरिस एग्रीमेंट में ही लॉन्च हुआ था। चलिए, क्योटो प्रोटोकॉल आपने देख लिया, 1997 में आता है, ठीक है। इसका जो है मसौदा तैयार किया गया था 2001 में COP7 मरक्केश में, ठीक है। फोर्स में कब आता है, 1997 के बाद जो है सीधे 8 साल बाद 2005 में, ठीक है। तो पहला फेज 2005 से 12, दूसरा फेज 2013 से 20। तो पहले में 5% कम करना है, दूसरे में 18% कम करना है। 2020 में खत्म होता है और उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट लागू हो जाता है, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने Rio+5 तक देखा था, ठीक है, जो कि Rio+5 तक देखा था, जो कि 1997 में कहाँ पे हुई थी, USA में हुई थी, न्यूयॉर्क में, ठीक है, Rio+5। अब हम देखेंगे Rio+10, जो कि 10 साल बाद होती है अर्थ समिट के, 10 साल बाद 2002 में, यानी 1992 में अर्थ समिट फर्स्ट हुई थी, 2002 में होती है 10 ईयर असेसमेंट ऑफ रियो आउटकम, ठीक है। Rio 10 के नाम से जाना जाता है। तो इसको और क्या कहते हैं, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। पहले को क्या कहते हैं वो आप कमेंट में बताइए, नहीं तो आगे तो बताएंगे ही हम, ठीक है। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट Rio+10 को कहते हैं WSSD, याद रखिएगा, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग, अफ्रीका। तो अब की सारी समिट में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्ट प्ले ही कर रहा है, ठीक है। अफ्रीका में हुई थी, साउथ अफ्रीका में बेसिकली, ठीक है। तो ये Rio+10 हुआ। और Rio+20 आता है इसके 10 साल बाद, Rio+20 ये जो है ये तो रियो में ही होता है, रियो डी जेनेरियो में होता है, जो कि ब्राज़ील में है, 2012 में होता है, 2012 में। और इसका जो थीम होता है फ्यूचर वी वांट, और यहीं पे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अडॉप्ट करने की बात कही जाती है, जो कि 2015 में अडॉप्ट किए जाते हैं, जिनको टारगेट होता है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विद टारगेट्स ऑफ 169, जिनको पूरा कब तक करना है, 2030 तक करना है, ठीक है। इसके साथ ये तो हमने देख लिया, इसके साथ जो है कौन कौन से और कॉन्फ्रेंस आसपास हुए हैं वो भी देखेंगे, एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रामसर कन्वेंशन 1971 का, किस चीज से रिलेटेड है, तो रामसर कन्वेंशन, रामसर जगह है, सिटी ऑफ ईरान, रामसर इज अ सिटी ऑफ ईरान। तो 2 फरवरी 1971 को यहाँ पे एक कन्वेंशन साइन किया जाता है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट वेटलैंड्स, ठीक है। तो इस वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन साइन किया गया 2 फरवरी 1971। तो यही रीजन है, दैट इज द रीजन व्हाई 2 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल वेटलैंड डे। 2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसी दिन जो है ये कन्वेंशन साइन हुआ था, ठीक है। ये हुआ तो कन्वेंशन यहाँ पे, लेकिन ये फोर्स में कब आया, तो 1975 में आया, ठीक है, 1975 में आया, ठीक, 1975 में फोर्स में आता है। और इंडिया कब अडॉप्ट करता है, तो इंडिया 1982 में अडॉप्ट करता है। सारी डेट याद रखिए, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1975 में ये फोर्स में आया, 1982 में इंडिया अडॉप्ट करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है वेटलैंड साइट्स कहाँ पे हैं, तो ये जो है आपकी यूके में है, सेकेंड नंबर पे मैक्सिको में है वेटलैंड साइट, मैक्सिको में सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स कहाँ पे हैं, यूके में, और सेकंड नंबर पे मैक्सिको में। अब बात करते हैं इंडिया की, इंडिया के वेटलैंड साइट्स की, ठीक है। इंडिया की जो वेटलैंड साइट्स हैं वो अभी 2022 में टोटल 49 साइट्स हैं, 49 साइट्स हैं, ठीक है, 2022 में। 2021 में जो है, 2020 में लगभग 16 साइट्स जो ऐड हुई थी, 2020 में कितनी 16 साइट्स ऐड हुई थी, उससे पहले 26 थी, ठीक है, 16 साइट्स। 2021 में जो है 5 साइट ऐड हुई, ठीक है, और 2022 में भी 2 साइट्स ऐड हुई हैं,
ठीक है, तो ये दोनों तो आप जरूर याद रखेंगे, 5 और ये, तो ये दोनों तो अभी हम बता दे रहे हैं। एक तो बखीरा है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश, और दूसरा कौन सा है, खेजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात का, खेजड़िया गुजरात, ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे, बखीरा और खेजड़िया, ठीक है, बखीरा एंड खेजड़िया, ठीक है, गुजरात का, बखीरा यूपी का, ठीक है, तो ये है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पे हैं, तो ये हैं सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ रामसर साइट, तो 10 रामसर साइट हैं यूपी में जो कि सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा एरिया जो है रामसर साइट का वो है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में रामसर साइट्स कम है लेकिन एरिया सबसे ज़्यादा है। और बिगेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया कौन सी है, बिगेस्ट रामसर साइट कौन सी है, तो ये है सुंदरबन वेस्ट बंगाल, सुंदरबन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एक और रामसर साइट है, उसका नाम कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए, तो ये आपने इतना रामसर साइट्स के बारे में देख लिया। अब देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन एक हुआ था 1972 में, इसके तहत हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर की जाती हैं, हेरिटेज साइट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये यूनेस्को का कन्वेंशन था, यूनेस्को, ठीक है, ठीक। तो ये 1972 में हुआ, हेरिटेज साइट्स इसके लिए डिक्लेयर इसके तहत की जाती हैं। तो इसमें 3 कैटेगरीज में किया जाता है, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड साइट में, ठीक है। जो साइट्स जो है आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू रखती हूँ, ठीक है, उनको जो है हेरिटेज साइट्स के रूप में डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। चलिए, इंडिया में कितनी हेरिटेज साइट्स हैं ये कमेंट में बताइए, ठीक है, और रिसेंट वाली कौन कौन सी हैं वो भी बताइए, ठीक है। धोलावीरा जैसे है, रमप्पा टेम्पल है, ठीक है, और जो है अभी किसको जो है डालने की बात कही गई है, मतलब इन्होंने अपने लिस्ट में प्रपोज किया है कि इसको हेरिटेज साइट बनाया जाए, ठीक है। तो ये कुछ आंसर्स आप दीजिए यहाँ पे, ठीक। चलिए, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, ऐसे है, ठीक है। तो इसको जो है हम साइट्स बोलते हैं, 1973 में एडॉप्ट किया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है तो आपको बस ये साइट्स किस लिए है और कब आया, ठीक है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, जिसको शॉर्ट में साइट्स कहा जाता है, 1973 में लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो इंटरनेशनल जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जिनको IUCN इंडेंजर्ड लिस्ट में डालता है, IUCN की कई ढेर सारी लिस्ट हैं जिनको इंडेंजर्ड या नियर थ्रेटन नहीं, इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाली में डालता है, तो उनका इंटरनेशनल ट्रेड जो है प्रतिबंधित किया गया कि इनका ट्रेड नहीं होना है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कन्वेंशन साइट्स आया 1973 में, ठीक है। जैसे आपका जो है WPA का जो एक्ट होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 इंडिया का है, इसमें जो है कई जो शेड्यूल्स होते हैं, अलग अलग जो है डिग्री की प्रोटेक्शन दी जाती है, उसी तरह जो है इसमें भी शेड्यूल्स होते हैं, अलग अलग डिग्री की प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखते हैं कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, जिसको CMS बोलते हैं, ठीक है, 1979 में किया गया। तो ये कंजर्वेट करना है, यानी सुरक्षित या करना है माइग्रेटरी स्पीसीज, जैसे कि जो माइग्रेट होकर बर्ड्स आती हैं इंडिया में या इंडिया से पूरे वर्ल्ड के लिए है ये, ठीक है। तो उनको जो है कंजर्व करने के लिए ये आया 1979 में। बस ये याद रखना इनका काम क्या है, ठीक है। वियना कन्वेंशन होता है, अभी तक हमने देखा, ठीक है। वियना कन्वेंशन आया किसके लिए, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो दोनों मॉन्ट्रियल और वियना दोनों ओजोन लेयर से ही रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वियना कन्वेंशन आता है 1985 में, उसके बाद 1987 2 साल के बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल टू वियना कन्वेंशन, ठीक है। इसी जो कन्वेंशन के लिए एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल टू विच कन्वेंशन, टू वियना कन्वेंशन, ठीक है। तो वियना कन्वेंशन आता है 1985 में और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है 1986 में। वियना कन्वेंशन का काम है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। इससे ये नहीं मतलब है कि कौन सा सब्सटेंस डिप्लीट कर रहा है, उससे नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में साफ साफ निर्देशित किया गया कि प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस उन पदार्थों पे है दैट डिप्लीट ओजोन लेयर, जैसे CFC, ठीक है, CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन HFC6 जो है, ठीक है, ये कार्बन डिप्लीट करते हैं, ठीक है। बेसिकली और भी जो CFC जो है और HFC जो है सबको इंक्लूड किया गया। HFC जबकि डायरेक्ट जो है हार्म नहीं करता, लेकिन इसके तहत ये सेकेंडरी है, इसके तहत और गैसेस निकलती हैं जो उसको अट्रैक्ट करती हैं, तो इसको भी इंक्लूड किया गया। बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये
है, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। और ये तो जो है CFC डायरेक्ट जो है ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। ठीक, चलिए उसके बाद आता है बाजेल कन्वेंशन। बाजेल कन्वेंशन 1989 में आता है, जिसको कुछ लोग बाजेल इन जो है इसको प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग बेसल करते हैं, तो आपको जैसा लगे। तो हम तो मेरा इसको जो है प्रोनाउंस करने का वो तरीका है बाजेल। 1989 में आता है। इसका काम क्या है? कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट। मतलब जैसे मान लीजिए 2 कंट्रीज ले लीजिए, इंडिया और पाकिस्तान, तो इस पर कंट्रोल करना है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। मान लीजिए कुछ लोग जो है हजार्डस वेस्ट में क्या क्या आएगा, जैसे कुछ हजार्डस वेस्ट ये हो सकते हैं, जैसे मेडिकल वेस्ट में जैसे मान लीजिए कोरोना का स्ट्रेन हो गया, ठीक है, जैसे किसी को वो टेस्ट किया गया, उसके स्वैब्स हैं, उनको लेके जा रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना है कि हजार्डस वेस्ट का ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ना हो सके, ठीक है, या तो न्यूक्लियर सब्सटेंसेस हैं उनका ना हो सके। तो इसके लिए जो है बाजेल कन्वेंशन 1989 में आया। ठीक है, एक है बाजेल नॉर्म्स, ठीक है, तो ये जो है कन्वेंशन नहीं, ये नॉर्म्स है, ये बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा, रिलेटेड टू बैंकिंग रिफॉर्म्स। ठीक है, बाजेल नॉर्म्स। ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, अभी हमने बात की थी कि जो 1992 का अर्थ समिट हुआ था, अर्थ समिट, उसके आउटकम में आपको UNFCCC, CBD ये सारे दिखते हैं ना। तो ये कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज कब का है? 1992 का है, क्योंकि अर्थ समिट भी उसी समय हुई थी और उसी का आउटकम ये है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन होता है टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये आता है 1994 में। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, UNCCD बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये कमेंट में बताइए आप। ठीक है, 1994 का है। ठीक है, इंडिया में जो है इसकी भी जो मीटिंग होती है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से ही जाने जाते हैं। CBD की भी जो मीटिंग होती है वो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से चलती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का नंबर दूसरा होगा, उसके का नंबर दूसरा होगा। ठीक है, तो इसका जो COP जो की मीटिंग दिल्ली में अभी रिसेंटली हुई थी, वो कब हुई थी ये कमेंट में बताइए, और क्या आउटकम निकला था, क्या क्या जो है डिक्लेरेशन हुए थे, दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या नॉर्म्स है वो बताइए। ठीक है, उसके बाद आता है रॉटरडैम कन्वेंशन। तो रॉटरडैम है कहाँ पे? तो रॉटरडैम इज इन नीदरलैंड्स। ठीक है, रॉटरडैम कन्वेंशन 1998 का होता है। ठीक है, तो इसका भी यही काम है, मल्टीलैटरल ट्रीटी है टू प्रमोट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू इम्पोर्टेशन ऑफ हजार्डस केमिकल। तो बेसिकली ये एक ट्रीटी है, ठीक है, हजार्डस केमिकल को इम्पोर्टेशन को रोकने के लिए, जैसे कि बाजेल कन्वेंशन था। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। अगला है 2001 का स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। तो इससे पहले आपने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस देखा था, वो फर्स्ट एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस थी ऑफ यूनाइटेड नेशन, जिसको ह्यूमन एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑफ UN भी बोलते हैं। वो 1972 में आई थी। लेकिन स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ये 2001 की है। तो ये POPs होते क्या हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, इनकी थोड़ी सी बात कर लें। तो POPs बेसिकली ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं। ठीक है, इनको 2 ग्रुप में रखा जाता है, एक जो है ऑर्गेनो क्लोरीनेटेड पॉल्यूटेंट्स आते हैं, दूसरा जो है फॉस्फोरस का था कैसे, फॉस्फो ऑर्गेनो पॉल्यूटेंट्स आते हैं, फॉस्फो ऑर्गेनो पॉल्यूटेंट्स होते हैं। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो इनका काम है जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन का, इन पे रोक लगाना। किस पे? POPs पे। ठीक है, कि POPs का यूज कम हो। POPs आते किस फॉर्म में हैं ज़्यादातर? ये आपका जैसे जो है वो क्या नाम है, इंसेक्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, इस तरह से आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स के रूप में आते हैं, तो इन पे रोक लगाना है। जैसे आपने मेलाथियान का नाम सुना होगा, मेलाथियान, गैमेक्सिन, DDT। ठीक है, तो ये जो हैं आपके POPs हैं। ठीक है, जो इन्वायरमेंट को ये भी पॉल्यूट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इन पर रोक लगाना है। 189 के आसपास तो बैन लगाया ही था सुप्रीम कोर्ट में। एक जो
डर्टी डोजन्स के नाम पे आते हैं, डर्टी डोजन्स भी कहते हैं। तो डर्टी डोजन्स कौन कौन से हैं ये कमेंट में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल टाइगर फोरम एक हुआ था 1993 में, तो इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है कि ये दिल्ली में हुआ था। तो ग्लोबल टाइगर फोरम जब भी पूछे कहाँ हुआ था, तो 1993 में दिल्ली में हुआ था। उसके बाद जो 2010 में एक जो है टाइगर कॉन्फ्रेंस हुई थी या टाइगर फोरम हुआ था 2010 में, ये सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में। ठीक है, इसमें जो है प्रॉमिस किया गया, मतलब आपस में संकल्प लिया गया, ठीक है, कि 2022 तक टाइगर्स की पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड डबल करनी है। लेकिन इस टाइम से के पहले ही हमने, ठीक है, जो 2018 की जो टाइगर सेंसस हुआ था, इसमें हमने अपनी टाइगर पॉपुलेशन डबल कर ली है। टोटल हमारे पास 2967 टाइगर हैं। ठीक है, 2967 टाइगर हैं। सबसे ज़्यादा जो हैं वो एमपी में हैं 526, उसके बाद कर्नाटका में है 524, उसके बाद उत्तराखंड में है कितने 446। ठीक है, ये 3 मोस्ट जो हैं टाइगर स्टेट हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जहाँ पे एमपी, फिर कर्नाटका, फिर उत्तराखंड, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो 2018 का सेंसस हुआ था, तो अभी जो है 2018 फिर होने वाला है, ये सेंसस इसी साल होगा। ठीक है, 5 साल पे एक बार होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कितने हुए 2967 टाइगर नंबर याद रखिएगा। सेंसस 2018 में हुई थी। ठीक है, और हम जो है पूरे वर्ल्ड का 70% टाइगर होल्ड करते हैं अपने यहाँ। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा टाइगर्स इंडिया में हैं। टोटल टाइगर रेंज कंट्रीज कितनी है पूछा तो 13 हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है इंडिया में टाइगर्स हैं। ठीक, उसके बाद नेपाल में है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। तो नेपाल भी टाइगर रेंज कंट्री है। ठीक, तो ये देख लिया हमने टाइगर्स के बारे में। ठीक, अभी जो है टाइगर्स की ही बात कर रहे हैं, तो थोड़ा एक चीज़ और बता दें। ठीक है, कौन कौन से नए टाइगर रिजर्व्स बने हैं? नए टाइगर रिजर्व 3 नए टाइगर रिजर्व बने हैं। एक तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? राजस्थान में है, राजस्थान में है। दूसरा मुदुमलाई, श्री विल्लुपुत्तुर मुदुमलाई पूरा नाम है, सॉरी, श्री विल्लुपुत्तुर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, और उसके बाद जो है गुरु घासीदास तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो ये 3 नए टाइगर रिजर्व बने हैं। अब टोटल कितने टाइगर रिजर्व इंडिया में हो गए हैं? तो 53 हो गए हैं। नए नेशनल पार्क्स कहाँ पे आए हैं? तो 2 नए नेशनल पार्क्स, एक आए असम में ही दोनों आए हैं। तो एक तो है दिहिंग पतकाई नेशनल पार्क, दिहिंग पतकाई नेशनल पार्क कहाँ पे? असम में। दूसरा है रायमोना नेशनल पार्क, ये भी असम में है। ठीक है, तो असम में टोटल 7 नेशनल पार्क हो गए हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इनविस की डेटा के हिसाब से इंडिया में टोटल 106 नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इनविस की डेटा और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, तो इनविस की डेटा के हिसाब से 106 हैं। ठीक है, टोटल प्रोटेक्टेड एरिया कितनी है कंट्री में? तो कंट्री के जियोग्राफिकल एरिया का 5.6% जो है टोटल प्रोटेक्टेड एरिया है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कितनी हैं? तो 3.35% के आसपास हैं। उसके बाद नेशनल पार्क आता है, नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क कितना है? 1 पॉइंट समथिंग % के आसपास है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व हैं। तो 4 ही चीज़ आती हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज में। ठीक है, उसके हिसाब से, इनविस के हिसाब से। चलिए, उसके बाद हम देखेंगे मीनाम इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन 1946 का था। तो व्हेल के जो वो थे, मतलब जो लोग ट्रेड करते थे, इलीगल ट्रेड इन व्हेल्स, इसको रोकना था। ठीक है, व्हेलिंग, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन का यही काम था। बेसिकली जापान में जो है ना, जापान में ये बहुत प्रैक्टिस है व्हेल को खाने की। ठीक है, इनको मना भी किया गया इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन की तरफ से कि आप ये नहीं कहेंगे, थ्रेटन किया गया, फिर भी इन्होंने कहा कि हम साइन ही नहीं करेंगे, हम मानते ही नहीं इस कमीशन को। ठीक है, जापान वाले। ठीक है, उसके बाद मिनामाता कन्वेंशन आया, तो कन्वेंशन ऑन मरकरी था। ठीक है, मरकरी जो मछलियों में मरकरी था, उसको कम करना कैसे मरकरी को, तो ये मिनामाता कन्वेंशन 2013 का है। ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है? सेंडाई, ये बताइए, सेंडाई फ्रेमवर्क। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, आगे हम ये पढ़ाएंगे आपको। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्ट्रेटजीज ये हैं इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिएगा। कार्बन सिंक्वेशन, कार्बन सिंक क्या क्या होता है, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इसलिए शॉर्ट में डाल दिया है बस। उसके बाद यूएनईपी हमने अभी पहले बताया था। यूएनईपी कब आया था, तो जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 की, उसका आउटकम था यूएनईपी, और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। यूएन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 1992 का जो अर्थ समिट था उसी का आउटकम है, और इसके जो 1992 का, और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। ये इसका काम है मॉनिटर करेगा इस रिपोर्ट को, फर्स्ट अर्थ समिट जो 1992 में हुई थी, इसके रिपोर्ट को मॉनिटर करना, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे हम, अनक्लॉज देखेंगे, यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी। तो आपने देखा होगा ये 1982 में आया था अनक्लॉज। अनक्लॉज कब आया, 1982 में, ठीक है, यूएन का है, ठीक है। तो इसके तहत ये होता है कि कौन से स्टेट, जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया का जो है कितना जो है, कितने दूर तक ये अपना वाटर जो है यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये 12 नॉटिकल माइल तक वो है, उसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक, या सीजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ तक है, ये सारा जो है अनक्लॉज के तहत वो किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि कैप्सियन सी में जो है 6 कंट्रीज़ हैं, तो ये तो सी है, तो इसमें भी ये लागू होता है। तो 6 कंट्रीज़ का कैसे कैसे डिवाइड है, ये अनक्लॉज के तहत किया गया है, ठीक है। तो यही काम है अनक्लॉज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनक्लॉज देख लिया हमने, ठीक है, 1982 में। उसके बाद रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, रीड जिसको कहते हैं, रीड और रीड प्लस। तो इसमें तो बस डिफॉरेस्टेशन से जो वो है उसको इमिशन को रिड्यूस करना है, तो उसके बाद रिड्यूस करके उसको और बढ़ाना कैसे है, उसको जो है रीड प्लस में बताया गया है। जैसे आप देखेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन जो था ना ये, और स्वच्छ भारत मिशन 2.0, ठीक है, ओपन डेफिकेशन वाला जो था 2.0, तो 2.0 का क्या काम है, 2.0 का काम है कि जो ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है उसको मेंटेन कैसे किया जाए, इसका ये काम है। एसबीएम जो 1 है उसका काम है कि ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना, ठीक है। तो उसी तरह से रीड प्लस का है, ठीक है, ये याद रखिए। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया, इसको हम अलग से डिटेल में देखेंगे, इसलिए यहाँ कवर नहीं किए हैं, और आज वाली वीडियो में नहीं देखेंगे, अगली वीडियो जब आएगी इन्वायरमेंट पे उसमें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, जिसको गाक्सा कहते हैं इन शॉर्ट, ठीक है, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। कॉन्सेप्ट ओरिजिनली डेवलप्ड बाई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। कहाँ पे है, एफएओ का रोम, इटली में है, एंड ऑफिशियली प्रेजेंटेड एट द हेग कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज इन 2010। तो गाक्सा का जो है आउटकम का यूपीएससी गाक्सा पे क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, और इतने ही दूर से पूछा है किस लिए है, क्या काम है गाक्सा का, ठीक है। तो ये जो है क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर के लिए है, तो ये पूछा था, ये एफएओ को हटा के किसी और को बता दिया था, ठीक है, बस इतना ही था, ठीक है। हेग कॉन्फ्रेंस में जो है इसको अडॉप्ट किया गया, ठीक। पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है, जिसको पेज कहते हैं। तो ये जो 2012 की Rio+20 वाली जो समिट हुई थी, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 रियो डी जेनेरियो, इसमें जो है पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी जो पेज जिसको कहते हैं, इसको अडॉप्ट किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समिट्स देख लेते हैं। अर्थ समिट इंपॉर्टेंट